Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 2nd August of 2020 and it's a Sunday today. आज कोई एडिटोरियल नहीं आता है, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली न्यूज़ आती है। हम उसी पे चर्चा करेंगे और बाकी की जो न्यूज़ आती है उस पर अपना डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। चलिए, आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई बुक है? एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है बुक? बुक का नाम एन ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखी है? आपको ऑथर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 22(1) जो है वो क्या स्टेट करता है? आर्टिकल 22(1) क्या स्टेट करता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि 8 कोर मेन इंडस्ट्री जो है, 8 कोर मेन इंडस्ट्री हैं, उनके नाम बताने। 8 कोर मेन इंडस्ट्री कौन सी है? चलिए, आज के लिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दें। चलिए, आज के लिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, पहली न्यूज़ आती है, ICMR फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर इसराइल रिसर्च कोऑर्डिनेटेड बाय DRDO। कि ICMR ने अप्रूवल दे दिया है इसराइल रिसर्च कोऑर्डिनेटेड जो DRDO के साथ कोऑर्डिनेट करके इसराइल रिसर्च वर्क कर रहा है। क्या कहते हैं, उसमें कुछ सैंपल्स इंडिया के भी जाने हैं जिससे रिसर्च हो सके और वैक्सीन ढूंढने में सहायता मिल सके और कंट्रोल, कहते हैं, इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कैसे स्टेप्स ले जाएं, इस पर भी बात होनी है उसमें। तो वही अप्रूवल दे दिया गया है, क्या कहते हैं, कि यहाँ से भी सैंपल्स जाएँ। ऐसा हुआ है। इसमें दो इम्पोर्टेंट आता है, ICMR और DRDO। चलिए, हम इसको देख लेते हैं। पहले उससे पहले इस न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। इसमें लिखा है न्यूज़ में, द गवर्नमेंट हैज़ पुल्ड out all stops to help Israel conduct COVID-19 research on patient admitted to 4 Delhi hospital। जो 4 दिल्ली हॉस्पिटल है उनके सैंपल्स ले जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ सलीवल सैंपल्स एंड पेशेंट डाटा टू इसराइल। उनके सलीवल सैंपल्स, सलाइवा सैंपल्स ले जाएंगे और उनका पेशेंट्स जो डाटा है, जो उनका रिपोर्ट्स है, उसको भी इसराइल भेजा जाएगा। ऐसे इसमें बात हुई है। ये DRDO के साथ, जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इसराइल डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDD के साथ कोलैबोरेट करके इन इंडियन पेशेंट्स पर वर्क करेगा। उसके ऑडियो टेस्ट, ब्रीथ टेस्ट, थर्मल टेस्टिंग, पॉलीअम्नो टेस्ट, सब आइसोलेट प्रोटीन्स रिलेटेड टू COVID-19 के बारे में टेस्ट सारे जांच होगी और फिर वैक्सीन ढूंढने में सहायता हो सकती है। इसमें हमने जैसे देखा ही है कि केसेस दैट कंटिन्यू टू पाइल अप क्विकली, कि इंडिया ने रिकॉर्ड 54,351 केस येस्टरडे रिकॉर्ड किए थे, जिस और टोटल डेथ, क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस वक्त टोटल इन्फेक्शन है 17,50,971। काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। और कल डेथ्स हुई हैं 838 डेथ्स हो चुकी हैं और टोटल इंडिया में डेथ्स हो चुकी हैं 37,398। ये सोचने की बात है कि इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं रोज़, और क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें वैक्सीन की सब बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है ICMR और DRDO, हम लोग उसे अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Question247, ये डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से भी कर सकते हैं। ICMR एक एपेक्स बॉडी है जो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन और बायोमेडिकल रिसर्च को देखती है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल बॉडीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर वर्क करती है। इसके 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या कहते हैं, जो वर्क करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, डायरियल डिसीजेस, एड्स। आप कमेंट से कुछ बताएं कि लेप्रोसी जो होती है वो एक कॉन्टैक्ट डिजीज़ होती है कि नॉन कॉन्टैक्ट डिजीज़ होती है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेप्रोसी जो होती है वो कॉन्टैक्ट होती है या नॉन कॉन्टैक्ट डिसीज़ होती है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें 6 आईसीएमआर के 6 रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसको क्योर करने में वर्क करते हैं। इसके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उनका मेन पर्पस होता है कि जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं या जो फर्टिलिटी कंट्रोल वाली दिक्कतें हैं या नेशनल प्रॉब्लम, जो नेशनल डिसीज़ जो बन गई हो कि जो पूरे नेशन को डैमेज कर रही हो, तो उस पर भी ये लोग रिसर्च करते हैं, उसको कंट्रोल करने में वर्क करते हैं। DRDO, चलिए DRDO को देख लेते हैं। DRDO वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करता है। ये एक वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस है इंडिया का। ये डिफेंस सर्विसेज को एक एज देता है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। टेक्निकल डेवलपमेंट स्टेब्लिशर TD ऑफ द इंडियन आर्मी और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन DTDP के साथ कोलैबोरेट करके डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। पहले इसमें 10 लेबोरेटरी थी, DRDO की 10 लेबोरेटरी थी,
लेकिन फिर धीरे धीरे ये 52 लेबोरेटरी हो गई जो पूरा ज़्यादा डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे वर्क करती हैं। इंजीनियरिंग सिस्टम्स, कॉम्पैक्ट व्हीकल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांस कंप्यूटिंग, सेमी स्पेशल मटेरियल, नेवल सिस्टम, इन सब पे ये वर्क करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 5,000 साइंटिस्ट हैं और 25,000 से अदर साइंटिफिक, टेक्निकल और सपोर्टिंग पर्सनल भी हैं। इसका मिशन है कि टू डिज़ाइन, डेवलप एंड लीड टू प्रोडक्शन स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म्स एंड allied equipment for डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज के लिए ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कमिटेड क्वालिटी मैन पावर, बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिजियस टेक्नोलॉजी बेस, ये सब बनाने इसका मेन मिशन है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, जिसे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था, इट वॉज इंटेंडेड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। उसका मेन मोटिव था कि मिसाइल टेक्नोलॉजी पे इंडिया को किसी को डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसलिए उसका मेन मोटिव था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है NEP ड्रॉप मैंडरिन फ्रॉम लैंग्वेज लिस्ट। कहते हैं मैंडरिन जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसको ड्रॉप कर दिया गया फॉरेन लैंग्वेजेस से जो पढ़ाई जाती है, उसको उसमें से मैंडरिन को ड्रॉप कर दिया गया है। 2019 की जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसमें मैंडरिन को जोड़ा जाना था, चाइनीज़ लैंग्वेज है उसको जोड़ना जाना था, लेकिन इस जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें इसको हटा दिया गया। ऐसा कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर ये मैंडरिन को इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाना गलत होगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर, इसलिए ऐसा किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट आता है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस बार की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका मेन मोटिव है इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की बात की गई है। ये क्या कहते हैं, तीसरी बार है जब क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस के बाद तीसरी बार अपनी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है। और इसमें ये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है MHRD, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रिनेम कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन पे ये कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा जो प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक है। 2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम ओपन स्कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। जो 10+2 सिस्टम था अब उसे 5+3+3+4 सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा। 3 से 8, फिर 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 साल के बच्चों इस तरह से डिवाइड किया जाएगा। इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर, ये 3 से 6 साल के बच्चों को भी कवर करेगा। इट विल ऑल्सो हैव 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग विद 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। जो 12 साल की स्कूलिंग होती है उससे पहले 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग भी कराई जाएगी। इसमें 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को थोड़ा आसान किया जाएगा। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा क्लास 6 से, फिर इंटर्नशिप भी होगी उसके बाद। टीचिंग अप टू एटलीस्ट 5 ग्रेड इज इन मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, 5th क्लास तक आपको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना होगा। इसमें यह भी है कि NCERTs जो है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जो 2030 तक द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd कोर्स। 2030 तक मिनिमम डिग्री जो जिसको एक टीचर की होनी चाहिए वो है 4 साल के BEd कोर्स की होनी चाहिए। जो करेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो इन हायर एजुकेशन 26.3 कर दिया गया। MPhil को हटा दिया गया है। MPhil डायरेक्ट आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर PhD लेवल प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसा किया गया है। जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन यूज़ किया गया, जनरल एजुकेशन काउंसिल स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग के लिए, और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करने के लिए कि किस ग्रेड का स्कूल या कॉलेज है। कहते हैं एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस टू फेज आउट इन 15 साल में एफिलिएशन भी प्रोवाइड हो जाएगा कॉलेज को। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी कॉलेज एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू आइदर एन ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूएंट डिग्री ऑफ कॉलेज ऑफ ए यूनिवर्सिटी। हर कॉलेज को किसी डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज के रूप में बना दिया जाएगा ये। और यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी भी सेटअप होंगी इंडिया में, ऐसा कहा जा रहा है, टू सेटअप कैंपस ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इस वक्त इंडिया स्पेंड करता है 4.6% ऑफ टोटल GDP इन एजुकेशन, इस वक्त करता है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन, प्राकृतिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन जो है उसको भी सेटअप किया जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम। अगली न्यूज़ आती है क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड टू लार्ज फर्म सेल्फ एम्प्लॉयड। कहते हैं कि जो क्रेडिट गारंटी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया लार्ज फर्म्स के लिए। लगभग 41,600 करोड़ दिया जाएगा MSMEs को, कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। इसमें बताया गया भाई चीज़ कि द सेंटर एक्सपेंडेड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टू कवर लोन्स गिवन टू लार्जर फर्म्स। जो
लार्जर फर्म्स को जो लोन दिए जाते हैं उसी में कहते हैं ये जो होते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज इनको भी दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि द स्कीम ये एक्सपेंड होती है और क्या कहते हैं जो इंडिविजुअल है उनको भी बेनिफिशरीज होगी, जैसे डॉक्टर लॉयर हो गए, या कहते हैं डॉक्टर लॉयर या चार्टर अकाउंटेंट, इनको भी क्या कहते हैं लोन प्रोवाइड किया जाएगा, बेनिफिशरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल भी होंगे, जैसे वेंडर्स, टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं, फेरी वाले या जो ड्राइवर्स होते हैं टैक्सी ड्राइवर्स, उनको भी इसमें लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा इसमें बात हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है एमएसएमईज, क्या कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। एमएसएमईज इस वक्त प्रेजेंट में क्या कहते हैं इसको इन्वेस्टमेंट के उसमें चेंज किया गया है। हाउ सिग्निफिकेंट इज द एमएसएमई, आरबीआई की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एमईज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2000 से 2001 के बीच में जो एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ था वो हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर आउटस्ट्रिप ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द कंट्री, जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता था कंट्री उसके बराबर होता था। ये कंट्रीब्यूट करता है 45% टू मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, 40% एक्सपोर्ट्स के लिए, 28% जीडीपी के ऊपर। ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है 111 मिलियन पीपल के लिए, काफ़ी ज़्यादा है। ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिस स्टैंड नेक्स्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये वॉल्यूम के हिसाब से एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद यही खड़ा होता है। ये तीन में डिवाइड कैसे होता है माइक्रो स्मॉल और मीडियम में, की क्लासिफिकेशन ऐसा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट या मनीषरी हो 25 लाख तक वो माइक्रो, जिसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक हो वो स्मॉल, और जो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो प्लांट या मनीषरी में वो मीडियम। इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट में कितना 10 लाख तक हो तो माइक्रो, 10 लाख से 2 करोड़ तो स्मॉल, 2 करोड़ से 5 करोड़ तो मीडियम। ऐसे इनको डिवाइड किया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सेकेंड सीरो सर्वे बिगिंस, दिल्ली में दूसरा सीरो सर्वे करवाया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है सीरो सर्वे, वो हम लोग अलग से देख लेते हैं क्या होता है। सीरो सर्वे, सीरो सर्वे इज अ टेस्टिंग ऑफ ब्लड सेरम ऑफ इंडिविजुअल एंड डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट कोविड-19। एंटीबॉडीज़ को फाइंड करना कि कितनी एंटीबॉडीज़ हैं, कितना लड़ सकती हैं, इन सब के लिए ये वर्क किया जाता है। ये आईसीएमआर और क्या कहते हैं एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के द्वारा ये सीरो सर्वे करवाया जाता है। ये आपको बताना है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कब स्टैब्लिश हुआ था। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल कब स्टैब्लिश हुआ था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये 10 हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इनिशियली प्रोवाइड करता है कि ये सक्सेस के बाद ये अदर रीजन्स में भी होगा, धीरे धीरे हर जगह होगा, जिससे पता चले कि कितना क्या कहते हैं हमारे यहाँ फैल रहा है कोरोना वायरस। द सर्विस टू टेस्ट 200 सैंपल्स इन अ वीक, 200 सैंपल पर वीक टेस्ट होंगे, और ये आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, जिससे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और कितना कोरोना फैला है। ये अब हर प्रोफेशनल हर ऑफिस में भी होगा। पूल टेस्टिंग क्या होता है, पूल टेस्टिंग 4 to 5 स्वैब्स ऑफ द कलेक्टेड सैंपल विल बी टेस्टेड फॉर द वायरस। 4 से 5 स्वैब्स कलेक्टेड सैंपल्स होंगे, उसमें टेस्टिंग होगी और पता चलेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नोवल कोरोना वायरस सर्कुलेटेड अननोटिस इन बैट्स फॉर डिकेड स्टडीज। ऐसे स्टडी में माना गया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये बैट्स में सालों से चला आ रहा है, कि सालों से ये सर्कुलेट होता रहता है बैट्स में। ये पहली बार है जो फैल गया इंसान में, जो इंसान के कारण ये फैल रहा है इतना ज़्यादा ये, लेकिन बैट्स में सदियों से चला आ रहा है, ऐसे इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भाई द नोवल कोरोना वायरस विच है सो फार इन्फेक्टेड, इतने सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है, वो सालों से क्या कहते हैं बैट्स में क्या कहते हैं सर्कुलेट करता रहता है अननोटिस, उसको नोटिस कोई नहीं कर पाता। बैट्स हैव बीन द प्राइमरी रिजर्वायर्स फॉर नोवल कोरोना वायरस, जो बैट्स होते हैं उनको एक प्राइमरी रिजर्वायर रूप में क्या कहते हैं ये कोरोना वायरस यूज़ करता है। इस पूरे न्यूज़ में यही बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है वोल्केनिक वीनस। ऐसा माना जाता है कि जो सरफेस है वीनस का वो काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया और हार्डन हो गया, so much that the hot material deep within its surface could not puncture through the surface। जो हॉट मटेरियल डीप जो है वो क्या कहते हैं उसको पंचर नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा कूल हो गया और इतना हार्ड हो चुका है, ऐसा माना गया है। एक नेचर जो मैगजीन है उसमें पब्लिश हुआ। स्टडी ने यह भी माना है कि द स्टडी आइडेंटिफाइड 37 एक्टिव वॉल्केनोज ऑन द सर्फेस ऑफ दिस सेलेस्टियल नेबर ऑफ द अर्थ बाय न्यूमेरिकली मॉडलिंग द एक्टिविटी ऑन वीनस। इट में हेल्प आइडेंटिफाई टारगेट एरियाज फॉर फ्यूचर मिशंस। कि ऐसा माना गया है कि वीनस के सरफेस पे 37 एक्टिव वॉल्केनोज हुए
ऐसा माना गया स्टडी में। और क्या कहते हैं वो हम जो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं, ये आगे के मिशन जो होंगे उस पर ये ध्यान रख के बनाया जाए कि वो हार्म ना करें, इसलिए ऐसा स्टडी बताती है। डिटेक्टिंग एल्जीमस। डिटेक्टिंग एल्जीमस ये भी एक डिसीज़ है, एल्जीमस डिसीज। ये बताया गया एक स्टडी में कि अ न्यू ब्लड टेस्ट में हेल्प डिटेक्ट एल्जीमस डिसीज इवन 20 years बिफोर ऑनसेट ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कि जब इतना फैले, जब ये डिसीज़ फैले उससे पहले ही हम उसे 20 साल पहले ही उसे रोक सकते हैं, ऐसे उसमें बात की गई। इन द न्यू स्टडी द फॉस्फो टाउ 217 प्रोटीन फाउंड इन द टैंगल्स कुड बी एन एक्यूरेट इंडिकेटर इन लिविंग पीपल। ये होता है इसके फॉस्फेट टाउ 217 प्रोटीन जो होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि किस लिविंग पीपल को इन फ्यूचर हो सकता है और किसको नहीं। चलिए अगली न्यूज़ आती है, आर्मिंग इंडियाज पुअर अगेंस्ट अ पेंडेमिक टू। जैसे हमने देखा कि इस पेंडेमिक में गरीबों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, उसमें भी पूरा एडिटोरियल दिया गया है। इसमें एक आता है हिडन हंगर की, जैसे इसमें कहा गया है कि इस न्यूज़ में कहा गया है कि द सेंटर्स, द स्टेट गवर्नमेंट्स, मैनी एनजीओज, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। फ्री वीट, राइस, पल्सेस प्रोवाइड कराई लोगों को जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। शुगर, मिल्क, सम वेजिटेबल बट नो कुक फूड प्रोवाइड किया गया है, क्या कहते हैं, गरीबों को, जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया हैज़ एम्फेसाइज्ड दैट बिसाइड विटामिन डी एंड कैल्शियम, विटामिन और डी और कैल्शियम तो ज़रूरी है, साथ में ही और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक, आयोडीन, कहते हैं इन सबको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। इसी को सच एन एडिशन टेक्स केयर ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड हिडन हंगर। जो एडिशनल टेक केयर होता है किसी का, इसे ही हिडन हंगर कहा जाता है। चलिए इस पूरी न्यूज़ में यही था। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है कि विल एनवायरमेंट रेगुलेशन भी वीकेंड। क्या कहते हैं, ये पूरा एडिटोरियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर है, जो हम कई बार बात कर चुके हैं। चलिए आज भी बात कर लेते हैं। ये जो पूरे न्यूज़ है हम उसको अपने एनालिसिस में ही मार्क कर रखें, उससे हम लोग पढ़ते हैं। ई आई ए एक फॉर्मल प्रोसेस होता है कि जो प्रेडिक्ट करने के लिए कि जो इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कारण वो कितने होंगे। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद एक स्टेचुरी बॉडी बना था। इसके अंदर कई प्रोविजंस हैं, कई मेथोलॉजीज हैं जिसके द्वारा ये पता करता है। इसके प्रोसेस को देख लेते हैं। इसमें कई प्रोसेस होते हैं। पहले स्क्रीनिंग होती, देखा जाता है कि क्या स्केल है इन्वेस्टमेंट का, लोकेशन, टाइप, और क्या कहते हैं प्रोजेक्ट का स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है कि नहीं। फिर स्कूपिंग होती है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा की, इन्वायरमेंट स्टेटस क्या है स्टडी बेसलाइन डाटा का, ये सब देखा जाता है। फिर इम्पैक्ट प्रेडिक्शन देखा जाता है कि इम्पैक्ट क्या होगा उससे। मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट बनाई जाती है। पब्लिक हियरिंग, फिर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लिया जाता है कि क्या कहते हैं उससे कितना है डैमेज करेगा इन्वायरमेंट को, फिर उस पर कंट्रोल करने के लिए भी देखा जाता है। फिर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। फिर असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। फिर रिस्क असेसमेंट बनता है कि कहते हैं कितना रिस्क है इससे। इंपॉर्टेंस क्या होता है EIA का। EIA लिंक्स एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि इन्वायरमेंटली सेफ और डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए रखने के लिए EIA बहुत ज़रूरी है। और एलिमिनेट करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए जो एडवर्स इम्पैक्ट है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी देखना कि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें, तो उसके लिए भी ये बहुत ये ज़रूरी है। यही इंकरेज करता है एडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटेजी इन द डेवलपमेंट प्लान। जो डेवलपमेंट प्लान में मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज होती हैं उसको ये वेलकम करता है और इनकरेज भी करता है। ये इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट प्लान इन्वायरमेंटली साउंड एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एसिमिलेशन रीजनरेशन ऑफ द इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के रीजनरेशन में ये कहते हैं कोई डैमेज तो नहीं करेगा, उसकी लिमिट्स के अंदर ही वर्क करेगा, ये भी देख ध्यान EIA का ही होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इस वीडियो को किसी, आप शेयर जितना हो सके उतना शेयर करें, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं इसको, और प्लीज़ ज़रूर करें। चलिए थैंक यू वेरी मच।